without any waste of time, we can further get into it just with a 1 minute of, if you call it ज्ञान. ज्ञान ये है कि लास्ट का ये जो 2-2.5 महीना बचा एग्ज़ाम के लिए, जिनका नवंबर में ड्यू है, इस 2-2.5 महीने में अगर आप याद करें जब आपने CA इंटर दिया था, अगर आप लोग याद करें जब आपने CA इंटर दिया था, कितना प्रेशर बढ़ जाता है, जहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, सारे सब्जेक्ट्स है, कभी ये भूल रहे हैं, कभी वो भूल रहे हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना प्रेशर के कारण अपने लाइफ से जॉय, अपने लाइफ से स्माइल, अपने लाइफ से हंसी, वो सब हट जाती है. मतलब ऐसा है ना कि अपने सोचते हैं अपने को हंसना ही नहीं है, अपने को जरा सा ही मुस्कुराना ही नहीं है, अपने को एकदम रॉक के जैसे एकदम टाइट हो जाना है. दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर थिंग. ओके, अपना बेस्ट, अपना दिमाग तब चलता है वेर वी आर इन अ स्टेट ऑफ ईज. टू बी इन अ स्टेट ऑफ ईज यू गॉट टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि यार मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 15 घंटे, फिर भी आई विल बी हैप्पी. ठीक है, तो ज्ञान है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए था, तो मैंने जरा सा हिंट दिया. इनकेस आपको उचित लगे तो बहुत बढ़िया. ठीक है ना. चलिए, सो वी विल गेट इनटू पोर्टफोलियो का चैलेंजेस सीरीज. फॉरेक्स का चैलेंजेस सीरीज हो गया, ये पोर्टफोलियो का चैलेंजेस सीरीज स्टार्ट है. चैलेंजेस सीरीज में अपने यूजुअल जो एग्जाम में सम्स आया हुआ है उनकी बातें नहीं करते हैं, अपने वो बात करते हैं कि अपने जो क्लास में कवर किए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा. ठीक है, क्या पता कुछ नया आ जाए. CA इंस्टीट्यूट जिन बुक्स से क्वेश्चन देती है, जिन बुक से क्वेश्चन देती है, जिन फॉरेन बुक से क्वेश्चन देती है, ठीक है, सीमा के पेपर से, CIA के पेपर से, उन सब पेपर से क्या ऐसा आ सकता है सर जो अपने इजीली पकड़ सकते हैं और एट द सेम टाइम जो आने का भी स्कोप है. ठीक है, तो चैलेंजेस सीरीज का ये पर्पस है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी विल मूव इनटू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ओके, दिस इज द चैलेंजेस सीरीज. होप आपको ये मिल गया था, मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था. रिक्वेस्ट करूंगा कोई और स्टूडेंट वापस से शेयर कर दे इसको. अभी कोई स्टूडेंट वापस से इस फाइल को शेयर कर दे. चैलेंजेस सीरीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था. रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट जो है वापस से शेयर कर दे. और ये जो क्लास हो रही है SSCI यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक भी प्लीज वापस से शेयर कर दे. ओके, बिकॉज हो सकता है कोई एक दिन से फॉलो नहीं किया हो टेलीग्राम चैनल, तो अचानक से उसको मन कर रहा होगा पार्टिसिपेट करने का, एंड दैट पर्सन मे बी लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है ना, तो कैन यू प्लीज डू दैट. शेयर द नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ. यस आंचल, थैंक्स अ लॉट. एंड ऑल्सो शेयर ये वाला जो क्लास हो रहा है इसका लिंक. ठीक है, ऑल्सो शेयर इस क्लास का लिंक, इस क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए. वैसे तो आपको एकदम माने इट इज़ नॉट अ मार्केटिंग कॉल कि मार्केटिंग वाइज बोल रहा हूँ, आपको डेफिनेटली SSCI यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहिए. आज आफ्टरनून में मेरे काउंसलर ने मेरे को कॉल किया, शर्मिष्ठा जी काउंसलर ने कॉल किया और बोला एक स्टूडेंट है मुंबई का, क्या नाम था उसका, प्रलाश या वॉटेवर, बोला वो स्टूडेंट जो है बहुत ही दुखी है और वो बोल रहा है कि सर संजय सर SFM में कुछ सर्विस नहीं देते हैं, कोई रिवीजन क्लासेस नहीं है, जबकि बाकी टीचर्स का रिवीजन क्लासेस सब अवेलेबल है. तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उसको कॉल करवाया और डिस्कस किया, तो पता चला उसने रिवीजन क्लासेस देखी ही नहीं है. सारे टॉपिक के रिवीजन क्लासेस मौजूद है SSCI यूट्यूब चैनल पे और डलती जाएगी. थियोरी की बाकी है, थियोरी की मैं डालने वाला हूँ. ठीक है, और ये चैलेंजर सीरीज अलग से चल रहा है. ऑडियो सारे के सारे चैप्टर्स के आपसे शेयर्ड हो गए हैं, 3 चैप्टर्स के बाकी हैं, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स और थियोरी, वो तीनों भी आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, तो आपके पास सारे का सारा ऑडियो रहेगा, सारा का सारा रिवीजन क्लासेस है. और सर अभी लास्ट के 2.5 महीने में कैसे पढ़ना चाहिए, 15 अगस्त से लेके 1 नवंबर तक कैसे पढ़ाई करनी चाहिए SFM की, उसका वीडियो आज रात को रिलीज होगा. मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, आज रात को रिलीज होगा उसका वीडियो कि 15 अगस्त से लेके 1 नवंबर तक कैसे प्रेपरेशन करनी चाहिए SFM की. ठीक है, तो उसका वीडियो आज रात को रिलीज होगा. ओके, चलिए. The first topic that I would like to discuss with you all is, सुनिएगा, ये जो इक्वेशन है ERP इक्वल टू RF प्लस FRP1 बीटा 1 प्लस FRP2 बीटा 2 प्लस डैश 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 FRP K beta K. What is this equation please?
यू ऑल नो इट, आई शुडंट आस्क, फिर भी ERP is equal to RF plus FRP1 beta 1 plus FRP2 beta 2 plus dash 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 FRPK beta K. This is an equation of what? Where have you studied this equation? कौन से टॉपिक का ये इक्वेशन है प्लीज बताइए? आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी, APT, मल्टी फैक्टर मॉडल। आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी CAPM के जैसा है, पर उसमें मार्केट रिस्क प्रीमियम के बजाय फैक्टर रिस्क प्रीमियम है, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मे बी ऑयल प्राइस, इंटरेस्ट रेट, GDP ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो ये APT का इक्वेशन है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा के, ये स्टॉक स्पेसिफिक है। जैसे रिलायंस का बात कर रहे हैं तो रिलायंस का रिटर्न डिपेंड्स अपॉन रिलायंस का बीटा 1 बीटा 2 बीटा के, एंड RF FRP1 FRP2 FRPK स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, वो बाजार में है जो है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन APT में किया हुआ है। इसका एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इनफैक्ट मेरा 2017 में कोई बैच किया होगा ना, 2017 या 18 में, तो उसको ये सम कराया हुआ है जो भी कराने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज कभी कभी फील होता है ना स्टूडेंट्स तैयार नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा करने के लिए, तो हम लोग डर के फिर पीछे हट जाते कि यार जो इंस्टीट्यूट का है ज्यादातर वही कराओ, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल दे दो। तो लेट्स सी, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज कम टू हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जब मैं अपना फेस पूरा हटा रहा था तो मेरे को कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं सर साइड में अपना फेस रखा कीजिए, ठीक है। तो इंडियंस है ही ऐसे, इतने प्यारे हैं दैट दे सीम टू वांट टू लुक एट द फेस, ठीक है। अदरवाइज बाहर के जितने वीडियोस होते हैं ना, यू विल फाइंड दैट फेस टीचर कभी नहीं होता है, बट हमारे यहाँ एक अपनापन है, एंड दैट व्हाट डिफरेंशिएट्स आवर कंट्री विथ ऑल अदर कंट्री हु आर जस्ट मशीन वाइज फंक्शन कर रहे हैं। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, okay, so I like that gesture and I am therefore keeping my face at the right side of it, ठीक है ना। और वहां पे कुछ पढ़ना हुआ तो मैं लेफ्ट साइड कर दूंगा, डोंट वरी। there are 4 stocks ABCD, चलिए apply your brain। there are 4 stocks ABCD, the returns on these stocks can be explained using 3 factors: long term interest rate, oil price, exchange rate। तो 3 फैक्टर्स हैं, सिस्टमैटिक फैक्टर्स: long term interest rate, oil price, exchange rate. The average rate of return and the sensitivity of the return on these stocks to the 3 factors is given below. ये देख लीजिए। तो प्लीज fill in the blanks जो बोल रहा हूं। अगर ऑयल प्राइस 1% बढ़ा, अगर ऑयल प्राइस 1% बढ़ा तो स्टॉक डी का रिटर्न -% डैश हो जाएगा। अगर ऑयल प्राइस 1% बढ़ा तो स्टॉक डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न -% से डैश हो जाएगा, माने %% नंबर बोलना है और इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऑयल प्राइस 1% बढ़ा तो स्टॉक डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न %% से डैश हो जाएगा। प्लीज टेल मी, अगर ऑयल प्राइस 1% बढ़ा तो स्टॉक डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न %, फलाना % से बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, बहुत जन ने करेक्ट बोला, 0.2% डिक्रीज हो जाएगा। दिख गया आप लोग को, 0.2% डिक्रीज हो जाएगा। -0.2 दिख रहा होगा, ओके, -0.2 आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क करके दिखा रहा हूं। ये मैंने -0.2 का जो बोला, ये रहा, इसका बात कर रहा था। ओके, ऑल क्लियर? बिकॉज सेकेंड फैक्टर क्या था? ऑयल प्राइस। सेकेंड फैक्टर ऑयल प्राइस था, और बीटा का मतलब क्या होता है कि व्हेन द फैक्टर मार्केट चेंजेस बाय 1%, द स्टॉक चेंजेस बाय हाउ मच %? यहां पे फैक्टर क्या? ऑयल प्राइस। व्हेन ऑयल प्राइस विल गो अप बाय 1%, देन स्टॉक डी विल लूज 0.2%। इट मेक्स सेंस ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट कंपनीज में ऑयल इज एन इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ इट गोज अप, देयर मार्जिन्स विल फॉल, दे विल लूज, ठीक है ना। ओके, परफेक्ट। चलिए, सो आपको इंटरप्रिटेशन आता है, बताइए प्लीज, विच स्टॉक इज इनसेंसिटिव टू लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट? Which stock is insensitive to long term interest rate?
Which stock is insensitive to long-term interest rate? Which stock is insensitive to long-term interest rate? Which stock is insensitive to long-term interest rate? Yes, आंसर आया स्टॉक सी, एकदम करेक्ट है, बिकॉज स्टॉक सी का बीटा 1 0 है, दिखा आप लोग को? स्टॉक सी का बीटा 1 0 है, तो स्टॉक सी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं कैसे ऐसा, विच इंडस्ट्री इज इट जिससे कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से फर्क नहीं पड़ता है? शायद अनलीवर्ड कंपनी है तो कोई डेट नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ होगा, ठीक है, या वॉट एवर रीजन। चलिए, रिस्क प्रीमियम FRP1 नहीं पता, FRP2 पता है, FRP3 नहीं पता, ओके, और ERP चारों का पता है। ERP अपने को चारों का पता है। ERP ए का एक्सपेक्टेड 9.6, बी का 16.03, सी का 14 और डी का 13.35। Compute the risk premium paid for each factor, assuming a market at equilibrium, given that oil price risk premium is 7%. तो अगर FRP2 7% है तो वो पूछ रहा है FRP1 और FRP3 क्या है। कंप्यूट द रिस्क प्रीमियम, फैक्टर रिस्क प्रीमियम। दो चीज निकालने के लिए अलजेब्रा में साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन, ठीक है, तो दो इक्वेशंस अपने को चाहिए तो अपने निकाल पाएंगे। चलिए अपने स्टॉक ए और बी को यूज कर लेते हैं। मैं इक्वेशन यूज करने वाला हूं ER माइनस RF, ओके, आई एम गोइंग टू यूज ER माइनस RF, ERP माइनस RF इक्वल टू, इनफैक्ट अपने और एक अच्छा करें ना, ERP माइनस RF माइनस FRP2 बीटा 2। क्यों? बिकॉज FRP2 तो पता है ना, तो सारा नोन को लेफ्ट साइड में ले लिए, तो राइट साइड में क्या बचेगा? FRP1 बीटा 1 प्लस FRP3 बीटा 3, FRP1 बीटा 1 प्लस FRP3 बीटा 3। देखिए मैंने सारे चीज को लेफ्ट साइड में ले लिया है, जो पता है उसको लेफ्ट साइड में ले लिया है। होता क्या इक्वेशन? ERP इक्वल टू RF प्लस, तो RF को इधर ले आया, FRP1 बीटा 1, FRP2 बीटा 2, तो FRP2 बीटा 2 को भी इधर ले आया, और उधर क्या बचा? FRP1 बीटा 1 और FRP3 बीटा 3। आई होप यू आर ओके विद इट। स्टॉक ए, तो स्टॉक ए का जो रिटर्न था वो था 9.6%, और अपना RF क्या चल रहा है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पता है क्या? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पता है क्या? ओ यहां लास्ट पे पता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नीचे दिया हुआ है 5%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नीचे दिया हुआ है 5%, तो 9.6 माइनस 5, ओके, 9.6 माइनस 5 माइनस 7 इंटू माइनस 0.2, तो आई एम राइटिंग 9.6 माइनस 5 माइनस 7 इंटू माइनस 0.2 इक्वल टू FRP1 बीटा 1, तो FRP1 तो मेरे को पता नहीं है और बीटा 1 0.2 है, और FRP3 पता नहीं है और बीटा 3 0.8 है, तो हम राइटिंग 0.2 FRP1 प्लस 0.8 FRP3। सीए इंस्टीट्यूट FRP के बदले लैम्डा यूज करता है, लैम्डा 1 लैम्डा 3, तो किसी भी स्टूडेंट को ओके लगे तो इसके बदले कर सकता है लैम्डा 1 और लैम्डा 3। सीए इंस्टीट्यूट का ये नोटेशन है, लैम्डा 1 लैम्डा 3, लैम्डा यूज करें। चलिए तो बताइए लेफ्ट साइड में क्या आया? यस जगनप्रीत, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? 9.6 माइनस 5 इज 4.6, और 4.6 में ऐड हो गया 1.4, 4.6 में ऐड हो गया 1.4, तो शायद लेफ्ट साइड में 6 आ रहा है। करेक्ट बोल रहा हूं क्या? 9.6 माइनस 5 4.6 हो गया, और फिर माइनस 7 इंटू माइनस 0.2 इज 1.4 पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से 6 इज इक्वल टू 0.2 लैम्डा 1 प्लस 0.8 लैम्डा 3। इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है, 6 इज इक्वल टू 0.2 लैम्डा 1 प्लस 0.8 लैम्डा 3, इक्वेशन नंबर 1 ये आया है मेरा। आई होप यू आर ओके विथ इट। मैंने एफ आर पी के बदले लैम्डा लिख दी है। अब मैं स्टॉक बी यूज कर रहा हूं, स्टॉक बी का चलिए चेक करते हैं। तो स्टॉक बी का रिटर्न 16.03 है, तो 16.03 माइनस आर एफ 5 माइनस चाहिए एफ आर पी टू बीटा 2 यानी 7 इंटू 0.1, ओके, माइनस 7 इंटू 0.1 इक्वल टू एफ आर पी वन क्या है 0.7 उसका बीटा 1 है और 0.6 उसका बीटा 3 है। 0.7 बीटा 1 है, 0.6 बीटा 3 है, तो 0.7 लैम्डा 1 प्लस 0.6 लैम्डा 3। होप मैंने सही लिखा है, चेक कर रहा हूं। 0.7 0.6 यस करेक्ट है। 0.7 लैम्डा 1 0.6 लैम्डा 3, तो लेफ्ट साइड में क्या आया 16.03 माइनस 5 इज 11.03, 11.03 माइनस 0.7 10.33, थैंक्स 10.33 जगनप्रीत दीक्षा आशी 10.33 इक्वल टू 0.7 लैम्डा 1 प्लस 0.6 लैम्डा 3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये आया। किसी का जोर से माथा खराब हो रहा होगा अलजेब्रा की वजह से, आई एम रियली सॉरी, बट चैलेंजर सीरीज मतलब जो क्लास में एपीटी की है उससे एक स्टेप तो ऊपर जाएं। और ऐसे क्या बचपन में साइमल्टेनियस इक्वेशन सबने सॉल्व किया है, ठीक है ना। एनीवेज, तो पहला वाला इक्वेशन जो आया था उसमें 0.2 और 0.8 था, दूसरे इक्वेशन में 0.7 0.6 है। अब जैसे करते हैं ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, चलिए अपने को लैम्डा 1 को काटने का मन है, तो ये कर रहा हूं इंटू 0.7 और ये वाला कर रहा हूं इंटू 0.2। ऊपर में किया मैंने इंटू 0.7, नीचे में इंटू 0.2। कोई बोल रहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 2/4 हो सकता है, हो रहा हो, ठीक है, डोंट माइंड, मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 0.7, सेकेंड इक्वेशन को इंटू 0.2, बिकॉज मैं ज़्यादा सोफिस्टिकेशन करूंगा तो बहुत जन को समझ में नहीं आएगा। तो 6 इंटू 0.7, ओके, ये वाला इक्वेशन ला रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई किया हुआ 6 इंटू 0.7 4.2 इज इक्वल टू 0.14 लैम्डा 1 प्लस 0.8 इंटू 0.7 0.56 लैम्डा 3। और ये वाला इक्वेशन अब 10.33 इंटू 0.2, 10.33 इंटू 0.2 इज वॉट 10.33 इंटू 0.2 20.66, तो 2.066 है क्या। 10.33 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2.066, तो 2.066 इक्वल टू 0.14 लैम्डा 1 प्लस 0.12 लैम्डा 3। ओके, माइनस कर रहे हैं, ओके, बचपन के दिन याद आ गए होंगे। तो 4.2 माइनस 2.066 इक्वल टू 2.134, तो 2.134 ये गया इज इक्वल टू 0.56 माइनस 0.12 0.44 लैम्डा 3, 0.44 लैम्डा 3। सो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2.134 डिवाइड बाय 0.44, 2.134 डिवाइड बाय 0.44, शायद मैंने राइट किया है 4.85 आंसर। 4.85 is FRP3. Risk premium for factor 3 exchange rate is 4.85%. Risk premium for factor 3 is 4.85%. Simultaneous equation से very difficult question, okay, from an APT point of view, because पहली बार simultaneous आना फिर बच्चे का solve करना is obviously an asking. It's this challenger series going on. I told you, I warned you that yes, it's going to be difficult. ठीक है ना, 4.85. Putting this in equation 1, तो 6 is equal to क्या था, 6 is equal to 0.2 lambda 1, अब lambda 1 निकाल रहे हैं, 0.2 lambda 1 plus 0.8 lambda 3 plus 0.8 into 4.85. बताइए lambda 1 क्या आ रहा है, बताइए lambda 1 क्या आ रहा है।
6 इज इक्वल टू 0.2 लैम्डा 1 प्लस 0.8 लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 10.6 आ रहा है, माधव बोल रहे हैं। यस, गौरव भी बोल रहा है, विभूति भी बोल रही है, कौर भी बोल रहा है 10.6, तो करेक्ट ही होगा। ओके, इधर उधर भेज के डिवाइड किए 10.6। गौरव, शुभम, प्रियंका, प्रशांत 10.6, तो 10.6। किरण, आस्था 10.6। ये अपना आंसर आ गया। अपने को रिस्क प्रीमियम 1 रिस्क प्रीमियम 3 निकालना था, तो 10.6 एंड 4.85, बहुत बढ़िया। तो ये आया 10.6 और ये आया अपना 4.85 फैक्टर रिस्क प्रीमियम। ब्यूटीफुल सम, ठीक है, यू विल एक्नॉलेज इट्स अ गुड सम। अब किसी को ये भी बहुत ज्यादा इजी लगा होगा तो बहुत अच्छा है, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। प्लीज लेवरेज अपॉन योर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। चलिए, नंबर बी, डिटरमाइन द बीटा 1। ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द बीटा 1। यस मोहित, जतिन, अनुभव, शिवम, ठीक है, आप लोग का भी आंसर आ गया। डिटरमाइन बीटा 1 एंड बीटा 3 कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग टू पोर्टफोलियोज, assuming that the portfolio is to be insensitive to oil price. Okay. Also suggest which portfolio is to be selected. तो अपने को दो पोर्टफोलियो दिया हुआ है, पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 2, और ये दोनों पोर्टफोलियो में वेट्स इस तरह से चुना गया है कि इनका बीटा 2 0 आएगा। कोई चेक करेगा ना, तो बीटा 2 इसमें भी 0 आएगा, इसका भी बीटा 2 0 आएगा, और इसका भी बीटा 2 0 आएगा, बीटा 2। तो बीटा 2 0 आएगा। इसका बीटा 1 और बीटा 3 निकालना बहुत ही आसान है। बीटा क्या होता है? वेटेड एवरेज। तो आपको वेट इनटू बीटा 1 वेट इनटू बीटा 1 करना है, प्लीज कर लीजिए। दिस इज वेरी सिंपल। बीटा 1 ऑफ पोर्टफोलियो 1 इज इक्वल टू 0.125 इंटू 0.2 प्लस 0.25 इंटू 0.7 प्लस 0.125 इंटू 0 प्लस 0.5 इंटू 0.6। आई होप यू आर ओके। वेटेड एवरेज किया है मैंने, जैसे बीटा निकालते हैं अपने CAPM में, बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो, वेट इनटू बीटा वेट इनटू बीटा वेट इनटू बीटा समेशन। 0.125 वेट था और बीटा 1 स्टॉक A का 0.2 था, प्लस 0.25 B का वेट था और B का बीटा 1 0.7 था, 0.125 C का वेट था और C का बीटा 1 0 था, और 0.5 D का वेट था और D का बीटा 1 0.6 था। क्या आ रहा है ये? बीटा 1 और पोर्टफोलियो 1, बीटा 1 और पोर्टफोलियो 1 0.5 आ रहा है। ओके, दिवांश, प्रशांत, महिरत, जगनप्रीत, आस्था, विकास, कीर्ति, प्रियंका, शुभम 0.5। वैसे ही बीटा 3 निकाल लें, पोर्टफोलियो 1 का बीटा 3, पोर्टफोलियो 1 का बीटा 3, तो 0.125 इंटू कुछ प्लस 0.25 इंटू कुछ प्लस 0.125 इंटू कुछ प्लस 0.5 इंटू कुछ। बिकॉज पेज में थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मैं एक साथ चारों देख लूंगा। तो बीटा 3 क्या है? 0.8, 0.6, 0.7, 0.7। तो ये 0.8, 0.6, 0.7, 0.7 निकालिए, क्या आ रहा है? 0.8, 0.6, 0.7, 0.7। तो बीटा 3 क्या आ रहा है पोर्टफोलियो 1 का? ओके, गौरव बोल रहा है 0.725 आ रहा है, पर सुकृति, जगनप्रीत बोल रहे हैं 0.6875 आ रहा है। तो सबका 0.6875 आ रहा है। गौरव कोई सिली मिस्टेक हो गया होगा, 0.6875 सबका आ रहा है। गार्गी का भी 0.725 आया है, तो गार्गी और गौरव का अलग आया है, बाकी सबका 0.6875। आशी का भी 0.725 आया है। कुछ कॉमन मिस्टेक करे, लॉजिकल मिस्टेक। वेट इंटू बीटा 3 प्लस वेट इंटू बीटा 3 प्लस वेट इंटू बीटा 3 प्लस वेट इंटू बीटा 3। 0.6875 is the most popular answer.
तो जिसका 0.725 आया है, क्या वो अपना चेक करेगा एक बार फिर से, जिससे ही कंक्लूड कर सके अपने? तो मैं खुद चेक कर रहा हूं फिर उस केस में। 0.125 इंटू 0.8 प्लस 0.25 इंटू 0.6 प्लस 0.125 इंटू 0.7 प्लस 0.5 इंटू 0.7 इक्वल टू 0.6875 मेरा भी आ रहा है। इट इज 0.6875। तो ये पोर्टफोलियो 1 का आ गया, बीटा 1 और बीटा 3, बीटा 2 तो 0 है, ठीक है ना। अब वैसे ही पोर्टफोलियो 3 का भी, पोर्टफोलियो 2 का भी निकाल लेंगे। आई एम नॉट डूइंग दैट। पोर्टफोलियो 2 का भी निकाल लेंगे। आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है ना। ओके, गौरव बोल रहा है भूल के पोर्टफोलियो 2 का वेट से कर दिया था। नहीं नहीं, वेट तो ये पोर्टफोलियो 1 का निकल रहा है, पोर्टफोलियो 1 का बीटा 3, ठीक है। कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो 2 का निकाल दिया बीटा 3, 0.725। नेक्स्ट, तो मैं पोर्टफोलियो 2 का नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग पोर्टफोलियो 2 का। आंसर सारे दिए हुए, आप देख लेंगे। नेक्स्ट, द फैक्टर सेंसिटिविटी फॉर स्टॉक डी आर बीटा 1.32, बीटा 2 0, बीटा 3.57। तो फैक्टर सेंसिटिविटी स्टॉक डी का तो दिया हुआ ही था। ये पागल हो गया, लगता है स्टॉक ई का बोल रहा है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक डी इज इतना, इस स्टॉक डी करेक्टली प्राइस, तो ये स्टॉक डी नहीं होगा, स्टॉक ई होगा। ये स्टॉक ई होगा, ई, ये स्टॉक ई होगा। तो एक स्टॉक है, स्टॉक ई, उसका फैक्टर सेंसिटिविटी दिया हुआ है। फैक्टर सेंसिटिविटी अपने को 0.32, 0 और 0.57, अपने को उसका रिटर्न निकालना है। स्टॉक ई का एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ई, भूल के डी दिया हुआ, ऑफ स्टॉक ई इक्वल टू RF5 प्लस अपना FRP1 क्या आया था, FRP1 आया था 10.6। तो 10.6 इंटू 0.32 प्लस 7 इंटू 0, बीटा 2 0 है, और प्लस अपना FRP3 क्या आया था 4.85 इंटू 0.57, 4.85 इंटू 0.57। जैसे CM PM में पुट करके अपने RE निकालते हैं ना, पर ये लोग उसको ER बोलते हैं। पर जब इक्विलिब्रियम होता है तो मैंने हमेशा बोला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा से अपना क्या बोलते हैं RE निकलता है। यहाँ पे भी RE निकल रहा है, ऑल्दो इसको ER बोल रहे थे, बट ER अलग से दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है। बताइए क्या आ रहा है। आयुष बोल रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज लेफ्ट। तो आयुष, अगर सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के एकदम जैसा है पोर्टफोलियो 2 का, तो क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, आप खुद देख के कर लेंगे। ऑब्वियस है, CA फाइनल चल रहा है, CA फाउंडेशन नहीं चल रहा है, ठीक है ना। 11.1565, 11.1565% ये रिटर्न रिक्वायर्ड है RE, ये रिटर्न रिक्वायर्ड 11.1565 उस स्टॉक से, गिवन द रिस्क। पर उस स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है 12.35, 12.35, उस स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है 12.35। विपुल, तुम भी वही कर रहे हो। अब विपुल क्या बोल रहा है कि सर जो सेकंड पार्ट है उस पे पोर्टफोलियो 2 का निकालने के बाद बताना है कौन सा पोर्टफोलियो बढ़िया है। तो जाहिर है पोर्टफोलियो वो बढ़िया होगा जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा, तो दोनों का रिटर्न निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब मैंने कोई पार्ट छोड़ा है तो मेरा बोलने का मतलब है कि वो आप सॉल्यूशन को देख के समझ जाएंगे। बिकॉज अगर आज अपने पूरे क्लास में केवल एक ही सम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? पूरे क्लास में अगर एक सम किए तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि यार मज़ा आ गया, एक सम किए पर ठीक है मज़ा आ गया। ओके 11.1565 और ये क्या है 12.35। तो 12.35 अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न है और रिक्वायर्ड रिटर्न ये है, तो अल्फा क्या हो गया 12.35 माइनस 11.1565 अल्फा। अल्फा पॉजिटिव द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड, अल्फा नेगेटिव द स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड। ओके
अल्फा पॉजिटिव द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड, अल्फा नेगेटिव द स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड। अपना अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड, उसको बाई करना चाहिए। तो जैसे CAPM में आपने सीखा है ना अल्फा निकालना, वैसे APT में अल्फा का सम है, कितना बढ़िया सम है। CAPM में जैसे आपने अल्फा सीखा है वैसे APT में अल्फा निकालने का सम है ये, ठीक है, कि APT से RE निकालेंगे, फिर जाके एक्सपेक्टेड दिया रहेगा और एक्सपेक्टेड माइनस रिक्वायर्ड। अब अगर ये क्वेश्चन तो मत पूछ रहा सर ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, चैलेंजर सीरीज में जो भी कर रहे हैं उसके आने का प्रोबेबिलिटी कम है। चैलेंजर सीरीज में जो भी कर रहे हैं उसके आने का प्रोबेबिलिटी कम है। तो क्यों कर रहे हैं? दो कारण से। नंबर 1 तो वो आ सकता है ऑल्दो प्रोबेबिलिटी कम है। नंबर 2 उससे माइंड ओपन होता है टुवर्ड्स फर्दर अंडरस्टैंडिंग्स, कुछ नया आए तो। आपका नहीं मन है तो आप SFM चैलेंजर सीरीज को ड्रॉप कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, ठीक है ना। ओके, तो दिस वाज अ मार्वेलस सम ऑफ APT का वन ऑफ द बेस्ट सम्स, ठीक है। उसके अलावा मैंने APT का एक चोमू सम भी ले रखा है, पर वो चोमू सम इसलिए लिया बिकॉज वो सम केवल एक ही किए थे क्लास में, तो मेरे को लगा कहीं कोई स्टूडेंट छोड़ के नहीं चला जाए, दैट सम इज इंपॉर्टेंट। ये सम है क्वेश्चन नंबर 2, APT का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसा क्लास में भी किए थे, एक बार आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिए। ये मेरे को सम वैसे लेना नहीं चाहिए था, बट सिंस केवल एक ही सम लिए थे, आज तक एग्जाम में आया हुआ नहीं, RTP में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सम है ये। अभी जो क्वेश्चन किए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माने चैलेंजर सीरीज में से इंपॉर्टेंट है। सचिन बोल रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 करते समय आपने स्टॉक A और स्टॉक B को लेके इक्वेशन बनाया था, क्या हम लोग किसी दूसरे स्टॉक को लेके इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ सचिन, आंसर सेम आएगा। सर आप वो दिखा दीजिए ना, नहीं पॉसिबल है दिखाना, आपको खुद चेक करना पड़ेगा, पर आपका डाउट रीजनेबल है। सचिन का क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, वो बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग A और B को यूज करके इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो B और C क्यों नहीं यूज किए, C और D क्यों नहीं यूज किए, A और D क्यों नहीं यूज किए? यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक G नाम का स्टूडेंट है, पता नहीं लोग फुल नेम क्यों नहीं लिखते हैं, वाई डू पीपल हाइड द आइडेंटिटी, साइलेंट किलर और क्या क्या नाम से पता नहीं लोग डाल रखते हैं अपना, मैंने आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ट्विटर पे भी, यहाँ पे भी पूछ रहा है, इज दिस चैलेंजर सीरीज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड सिलेबस? यस इट इज, एंड फॉर योर रिकॉर्ड ओल्ड सिलेबस हैज मच टफर पेपर देन न्यू सिलेबस इन द लास्ट 4 टर्म्स। ओल्ड सिलेबस में ज़्यादा टफर पेपर आया एज कंपेयर टू न्यू सिलेबस। तो कोई भी ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट अगर सोचता है कि नहीं नहीं उन लोग के नया नया चीज़ नहीं है, नए न्यू सिलेबस के लिए, तो गलत सोच रहा है। आई होप आई एम क्लियर। तो ये वाला सम जिसको याद हो, कई जन ने लिखा काला हरी वाला सम एकदम सही है। ये वाला सम आर्बिट्राज का सम है। आर्बिट्राज पोर्टफोलियो का मतलब होता है जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क पॉजिटिव रिटर्न। जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क पॉजिटिव रिटर्न। तो जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब अपने को बाई सेल करना है, कोई स्टॉक को बेचना है, कोई स्टॉक को खरीदना है जिससे घर से पैसा नहीं लगे, और फिर शो करना है कि रिसेशन में, मॉडरेट ग्रोथ में और बूम में, तीनों में पॉजिटिव रिटर्न होगा। किसी स्टॉक को खरीदना है, किसी स्टॉक को बेचना है जिससे घर से पैसा नहीं लगे, और प्रूव करना है कि रिसेशन में, मॉडरेट ग्रोथ में और बूम में, ठीक है, तीनों में रिटर्न होगा। सर ये वाला सम तो आप फास्ट बोल रहे हैं, पिछला सम तो आराम से कराए थे। यस, बिकॉज ये सम क्लास में कराया हुआ है, ऐसा सम क्लास में कराया हुआ है। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, तो मैं फास्ट में बोल के निकलूंगा। इफ यू कैन सी, गुड वैल्यू इज द ओनली स्टॉक, गुड वैल्यू इज द ओनली स्टॉक जिसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव है। गुड वैल्यू इज द ओनली स्टॉक जिसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव है। रिसेशन में 17% दाम बढ़ेगा, मॉडरेट ग्रोथ में 20% दाम बढ़ेगा, और बूम में 12% दाम बढ़ेगा। तो गुड वैल्यू इज द ओनली स्टॉक जिसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव है। जबकि सीजन का रिटर्न बूम में नेगेटिव है और पोलर का रिटर्न रिसेशन में नेगेटिव है। सबको दिख रहा होगा, सीजन का रिटर्न बूम में नेगेटिव है और पोलर का रिटर्न रिसेशन में नेगेटिव है। ये सबको दिख रहा होगा जो ध्यान दे रहा है। अकॉर्डिंगली गुड वैल्यू को बाई करना है, पोलर और सीजन को सेल करना है। गुड वैल्यू को बाई करना है, पोलर और सीजन को सेल करना है। बहुत जन का जवाब आ भी गया है, पर मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं बीच में, ठीक है ना। पोलर और सीजन का जो दाम है 18 और 20, 36 रुपया, 36, 18 और 20, पर गुड वैल्यू का दाम 76 है, मैंने 38 रुपया, और गुड वैल्यू का दाम 76 है। तो गुड वैल्यू का एक शेयर बाई करने के लिए अपने को 2-2 शेयर पोलर और सीजन का बेचना पड़ेगा।
अपने गुड वैल्यू का एक शेयर बाई करने के लिए पोलर और सीजन का दो शेयर करके बेचना पड़ेगा। तो पोलर का 2 शेयर सेल, सीजन का 2 शेयर सेल और गुड वैल्यू का 1 शेयर बाय। पोलर का 2 शेयर सेल, सीजन का 2 शेयर सेल और गुड वैल्यू का 1 शेयर बाय। इससे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 0। सर 0 क्यों लाना है? बिकॉज आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज माने पैसा लगाए बिना कमा के दिखाएंगे, पैसा लगाए बिना कमा के दिखाएंगे। ठीक है, 2 शेयर पोलर का बेचना है, 2 शेयर सीजन का, 1 शेयर गुड वैल्यू का खरीदना है। सर अगर ऐसा हुआ कि एग्जाम में कुछ ऐसा नंबर्स दिया जिससे 2-2 करके तीसरा से मैच नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी पे, इस धरती पे नहीं हो सकता है। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम नहीं होगा। ये सब डिजाइन ही इस तरह से है। ठीक है ना। उसके बाद शो करना है कि रिसेशन में और मॉडरेट ग्रोथ और बूम में पॉजिटिव रिटर्न होगा। जैसे रिसेशन में रिटर्न निकाल रहे हैं, पोलर का रिटर्न रिसेशन में, पोलर का दाम 15% गिर गया, उसको बेचे थे तो रिटर्न हुआ 15% ऑफ 18 इंटू 2। ये रिसेशन का बोल रहा हूं। पोलर को शॉर्ट सेल किए थे, उसका दाम गिर गया, तो दाम गिरने से फायदा हो गया 15% ऑफ 18 एक शेयर पे, तो 2 शेयर पे 15% ऑफ 18 इंटू 2 कितना? 15% ऑफ 18 इंटू 2 कितना? शायद 4.2 आ रहा है क्या? आई डोंट नो। 15% ऑफ 18 इंटू 2 और सीजन का दाम बढ़ गया, लॉस, और ये 5.4 आ रहा है, सॉरी, और सीजन का दाम बढ़ गया, लॉस, माइनस 15% ऑफ 20 इंटू 2, माइनस 15% ऑफ 20 इंटू 2, माइनस 6 रुपया। सब माइनस क्यों किए? सीजन में तो प्लस लिखा हुआ है, रिसेशन में 15%। सीजन को भी शॉर्ट सेल किया, उसका दाम बढ़ गया। अगर आपने शॉर्ट सेल किया और दाम बढ़ गया तो आपको ऊपर दाम पे खरीद के लौटाना पड़ेगा, लॉस। ठीक है, लॉस हुआ है। और जो गुड वैल्यू उसको बाई किए हैं, गुड वैल्यू, तो गुड वैल्यू का दाम बढ़ा है, फायदा 17% ऑफ 76 इंटू 1, 17% ऑफ 76 इंटू 1, 17% ऑफ 76 इंटू 1 कितना? 17% ऑफ 76 इंटू 1, 17% ऑफ 76 इंटू 1, 12.92। तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आया 12.32 प्रॉफिट, 12.32 प्रॉफिट आया किसमें? रिसेशन में। वैसे ही आपको मॉडरेट ग्रोथ में प्रॉफिट निकालना है, वैसे ही बूम में प्रॉफिट निकालना है। तीनों में प्रॉफिट निकाले, यानी प्रूव हो गया विदाउट पैसा लगाए हुए कुछ ऐसा किए जिससे फायदा होगा ही। ओके, विदाउट पैसा लगाए हुए कुछ ऐसा किए जिससे फायदा होगा ही। मेरे को पर्सनल लेवल पे हमेशा ये बहुत ही बेकार सम लगता है, और ये सीए इंस्टीट्यूट का दोष नहीं है बिकॉज उन्होंने बनाया नहीं है, पर जिसने बनाया, दिस इज अ फियर्सली बैड सम, बिकॉज ये सारे के सारे फोरकास्ट, रिसेशन में क्या परसेंटेज रिटर्न होगा वो सारे तो फोरकास्ट है ना, और आर्बिट्राज का मतलब होता है वो फोरकास्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, पर ये तो पूरा का पूरा प्रूफ फोरकास्ट पे डिपेंडेंट है। तो सम एज अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ, इफ समबडी इज अ ग्रेट स्टूडेंट एंड इज थिंकिंग अबाउट द फ्लॉ इन द सम, यस द सम इज फ्लॉड। आई डोंट बिलीव द सम इज अ परफेक्ट सम। ओके, चलिए, तो ये हमने एपीटी डिस्कस किया। ठीक है, एपीटी का मैंने 2 सम लिया इस चैलेंजेस सीरीज में। अब ये एक ग्राफ था पोर्टफोलियो में, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म, याद आ रहा है क्या? तो ये एक ग्राफ था पोर्टफोलियो में, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म, याद आ रहा है क्या? पोर्टफोलियो चैप्टर में ये ग्राफ था, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म। जिनको याद आ रहा है प्लीज कुछ इंडिकेट करें। यस, गौरव बोल रहा है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, मैट्रिक्स नहीं है ये, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कि क्या बाजार एफिशिएंट है। अगर बाजार एफिशिएंट है और स्टॉक प्राइसेस रैंडमली चेंज होता है तो उस केस में तो जितना भी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, चार्ट्स कुछ भी स्टडी कर लो, आप सुपर नॉर्मल रिटर्न नहीं कमा सकते हो। यानी सारे के सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स फालतू का पैसा कमा रहे हैं अपना, जिनको भी आप फीस दे रहे हो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, उनको फालतू का फीस दे रहे हो। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस,
मार्केट्स आर एफिशिएंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू अर्न आर्बिट्राज रिटर्न। ठीक है ना? प्रश्न बोल रहा है M इंटू ए माइनस एफ। M इंटू ए माइनस एफ तो अलग था यार, CPPI था, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, CPPI। दिस इज नॉट M इंटू ए माइनस एफ। ठीक है? तो हमने डिस्कस किए थे कि वीक फॉर्म बोलता है टेक्निकल एनालिसिस इज यूजलेस। चार्ट्स को देख के कोई भी नहीं कमा पाएगा। सेमी स्ट्रॉन्ग बोलता है टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस आर यूजलेस। टेक्निकल से और फंडामेंटल से दोनों से नहीं कमाएंगे। D1/RE माइनस जी, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल, कंपनी का स्टडी कुछ काम का नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलता है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आर ऑल यूजलेस, आर ऑल यूजलेस। यानी कि अंदर के खबर का इफेक्ट भी बाजार में आ चुका। ओके दिव्यांश कहाँ जा रहे हो? रीबैलेंसिंग में। रीबैलेंसिंग अलग चीज़ था, वो CPPI वाला पार्ट था, ये वो पार्ट नहीं है, पहले वाला पार्ट है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ओके तो सबको याद आ रहा है कि मैंने बोला था एग्जाम्पल में कि कराची स्टॉक एक्सचेंज यहाँ खड़ा है, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में इमरान खान जो है वो स्टॉक का चार्ट देख के बता सकता है कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा। उसको ट्रंप के जैसे ट्वीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कमाने के लिए। ट्रंप तो कमा रही है उल्टा पुल्टा ट्वीट करके, माने क्या मस्ती का प्रॉफिट है। खुद ही न्यूज़ क्रिएट करो और खुद ही उससे कमाओ, ठीक है, इतना पावर ट्रंप को है। पर इमरान खान को वो भी करने का जरूरत नहीं है। वो चार्ट देखेगा और देख के बोलेगा अप, फिर बोलेगा डाउन, ठीक है ना, जस्ट मजाक का बात है। तो अकॉर्डिंगली अपने ऐसे बात किए थे, व्हाटएवर इट इज। अब ये चेक करने के लिए कि मार्केट एफिशिएंट है कि नहीं है, ओके, टेस्ट किए थे, टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। उस पर दो टेस्ट होता है, एक होता है ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, जो कभी एग्जाम में आया हुआ नहीं है, तो मैंने भी ठीक से वो करवाया नहीं था, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। और कुछ बैचेस में तो मैं ये कराना ही बंद कर दिया, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। और दूसरा होता है रन्स टेस्ट, दूसरा होता है रन्स टेस्ट। ये रन्स टेस्ट अपने क्लास में किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। रन्स टेस्ट याद है, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, शेयर का दाम बढ़ेगा तो प्लस, शेयर का दाम गिरेगा तो माइनस, और जब तक एक ही डायरेक्शन में जाएगा उसको बोलते हैं रन, RUN। नंबर ऑफ रन्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होने चाहिए, इट शुड लाई इन द मिडिल। ध्यान आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। उसमें N1 था, N2 था, R था, ठीक है ना, और एक मीन नंबर ऑफ रन्स था म्यू टू N1 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस 1, और एक SD था रूट ओवर म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। डिवाइड क्या चीज से था? म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 माइनस 1 था कि माइनस 2, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 माइनस क्या था, जस्ट ध्यान नहीं आ रहा है। N1 प्लस N2 माइनस 1 की माइनस 2? ओके, कनिष्का बोल रही है सर ये सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का है, इज इट? मेरे को तो पोर्टफोलियो में ही याद है, ये तो पोर्टफोलियो में ही है, -1 है। ओके ओके, -1 है। म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 माइनस 1 द होल का स्क्वायर रूट। फिर अपने चेक करते हैं कि लोअर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट इट इज म्यू माइनस टी इंटू सिग्मा, अपर लिमिट इज म्यू प्लस टी इंटू सिग्मा। टी अपने को टी स्टेटिस्टिक मिलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1 को देख के, और अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। किसी को लग रहा होगा ना कितना फटाफट बोलते जा रहे हैं, कोई पढ़ाने का तरीका है क्या? तो भाई पढ़ाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट सिटिंग ओवर हियर टू टीच, आई एम सिटिंग ओवर हियर टू डू चैलेंजिंग स्टफ। दिस इज नॉट चैलेंजिंग स्टफ, रन्स टेस्ट। बट रन्स टेस्ट हमने कितना किया? 1 या 2 सम किया होगा, तो डर लगता है मन में कि यार रन्स टेस्ट जब 1 या 2 सम किया और चैलेंजेस सीरीज में भी एक सम बता दूंगा, तो इन दैट केस शायद स्टूडेंट एक बार देख लेगा। यही तो माइंड गेम खेल रहा हूँ मैं,
ठीक है ना, कि जो चीज़ केवल एक ही सम किया है उसको क्या हर्ज है वापस से स्टूडेंट के माइंड में देने का, जिससे वो देख लेगा, ठीक है, सम को एक बार। तो चैलेंजेस सीरीज का ये पर्पस है, ठीक है ना। ओके, तो इट इज़ नॉट टू एक्सप्लेन, इट इज़ नॉट टू बी, इट इज़ जस्ट टू बी सीइंग दिस। तो एक तो रन्स टेस्ट है, तो एक रन्स टेस्ट का मैंने सम लिया है इसके अंदर, ठीक है, रन्स टेस्ट का एक सम लिया है मैंने, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कोई हालत में मैं उस पर जाऊँगा नहीं, आपको जस्ट ये पता लगाना है कि जो टी का वैल्यू है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगाना पड़ता है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए जो होता है n1 + n2 - 1। ये रहा सम, दिस इज द सम। चलिए थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल ट्रांसलेट हो जाएगा, अपने सम देखते हैं। मिस्टर ए राठी इज टेस्टिंग efficient market hypothesis in the Indian market. For this, he has collected the data on a leading market index for the last 15 trading days. Nifty या Sensex का data दिया हुआ है. This is given below. You are required to perform a runs test and determine the independence of data at 10% significance. ये alpha हो गया. Alpha 10%. Problem number 8 है ये. Problem number 8. I'm sorry, मैंने नंबर नहीं बोला. मार्क करते हैं 4500 से ये क्या है प्लस, 4550 से माइनस, 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 प्लस। आप लोग कर लीजिए बाकी, आप लोग मार्क कर लीजिए बाकी, जिससे बोरिंग क्लास नहीं हो। बिकॉज इफ यू डू समथिंग, सी यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड रिटेनेबल ओनली व्हेन you drive the car. The biggest problem in tuitions is that you are not driving the car, somebody else is driving the car. This is not good. So therefore main revision student का तभी होता है जब वो खुद से घर पे सोचता है, because तब गाड़ी वो चलाता है, and only then he is able to retain. ये हर ट्यूशन के लिए ट्रू है। जिस भी ट्यूशन की किताब में बाहर में लिखा रहता है ना, यू डोंट हैव टू स्टडी एट होम, दैट इज हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी, एंड नथिंग कैन बी एज बैड मार्केटिंग एज दैट सेइंग समबडी यू डोंट हैव टू स्टडी एट होम. Okay, you have to study at home. You are supposed to study at home. The purpose is to study at home. So आपने मार्क कर दिया होगा, मैं मार्क कर रहा हूं अब, प्लस 4400 से प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, प्लस, प्लस। ठीक है ना। तो उस केस में ये एक रन हुआ, ये दूसरा रन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। R7 आया है क्या? यस। N1 8 आया है, स्टूडेंट्स बोल रहे नंबर ऑफ प्लसेस। N2 6 आया है, नंबर ऑफ माइनसेस। N1 8 आया, N2 6 आया। दिस इज व्हाट एवरीबडी इज सेइंग। केवल खुशी बोल रही है कि N1 7 आया है। खुशी ने बोला N1 7 आया, बाकी सब जन, और N से तो मतलब ही नहीं, आशी N तो निकाला ही मत करो, अपने N1 N2 से करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली अपना म्यू जो है, म्यू उसका फॉर्मूला हो गया 2 इंटू N1 इंटू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस 1। कितना आ रहा है? 2 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाय 14 एंड द होल थिंग प्लस 1। मीन क्या आ रहा है? नंबर ऑफ रन्स मीन के आसपास होना चाहिए ना, तो मीन क्या आ रहा है? नंबर ऑफ रन्स मीन के आसपास होना चाहिए, तो मीन क्या आ रहा है? यस प्लीज, मीन क्या आ रहा है? 2 इंटू N1 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 द होल थिंग प्लस 1। ओके, म्यू आ रहा है 7.86। थैंक यू। और जो SD है वो आ रहा है रूट ओवर म्यू माइनस 1, यानी 6.86 इंटू म्यू माइनस 2 5.86 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 माइनस 1 डिवाइड बाय 13। बताइएगा, 6.86 इंटू 5.86 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर रूट, 6.86 इंटू 5.86 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर रूट, 6.86 इंटू 5.86 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर रूट।
म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस टू डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस वन, पूरे का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट 1.76 SD है, 1.76 SD है, 1.76। अब मेरे पास यहाँ पे बैड लक टी टेबल है नहीं, आप लोग के पास किताब में होगी, आपके पास बुक है ना, बुक, तो बुक में आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा। बुक का अगर लास्ट पेज में जाएंगे ना, ओके, अपना एसएफएम का जो मैट है वो मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो एसएफएम के मैट में आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 13, n1 प्लस n2 माइनस वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 13, और आपको देखना है अल्फा 0.1, बोथ द टेल्स, बोथ टेल वाला अल्फा, बोथ टेल 0.1 के नीचे 13 के सामने। प्लीज देखिए एसएफएम के बुक में, पर अल्फा दो बार दिया हुआ, एक बार वन टेल, एक बार बोथ टेल जो अल्फा है वो 0.1 के नीचे 13 के सामने। टी का वैल्यू बताइएगा, टी का वैल्यू लास्ट पेज जो अपना एसएफएम मैट का है, एसएफएम बुक का लास्ट पेज मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव इट। वो लास्ट पेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 13, n1 प्लस n2 माइनस वन, और अल्फा 0.1 दो बार दिखेगा, एक बार बोथ टेल, एक बार वन टेल, तो बोथ टेल में देखना है। बोथ टेल क्यों सर? बिकॉज नंबर ऑफ रन्स बहुत ज़्यादा होने से भी गड़बड़ है, बहुत कम होने से भी गड़बड़ है। ओके, तो स्टूडेंट बोल रहा है 1.35 बोला कौर ने, बट अब बहुत जन 1.771 बोल रहे हैं, वही गलती हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ बोथ टेल वाला 0.1 देखना है, बोथ टेल वाला, वन टेल वाला 0.1 नहीं, बोथ टेल वाला 0.1। यस, 1.771 इज द मोस्ट। कोई प्लीज फोटो खींच के भेजेगा उस पेज का, कोई प्लीज फोटो खींच के देगा? यस, थैंक यू। तो सृष्टि ने फोटो खींच के दिया है, मैं चेक कर रहा हूं। तो अल्फा वन टेल नहीं, अल्फा बोथ टेल, उसमें 0.1 के नीचे, 0.1 के नीचे, 0.1 के नीचे 13 के सामने 1.771, एकदम सही है, 1.771। ओके, क्रॉस वेरीफाई कर लिया, 1.771। ओके, बोथ टेल 1.771, ये टी हो गया। तो अपना लोअर लिमिट क्या आया? लोअर लिमिट आ गया 7.86 माइनस 1.771 इंटू 1.76, और अपर लिमिट आया 7.86 प्लस 1.771 इंटू 1.76। बताइए लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, बताइए। यस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताइएगा। म्यू माइनस टी इंटू एस डी, म्यू प्लस टी इंटू एस डी, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाला है मैंने। थैंक्स अ लॉट फॉर द फोटोग्राफ शेयर्ड बाय ऑल। लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने निकाला है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, जस्ट एक चीज, एक मिनट, अगर ट्राई करता हूं, कोई हर्ज नहीं, डरना नहीं चाहिए। Just 1 second. Just for the purpose of communication. अगर अपने इसको एक्सेल में ट्राई करते, ठीक है ना, मेरा कीबोर्ड अलग जगह रखा हुआ है, इक्वल टू, अगर एक्सेल में ट्राई करते तो एक्सेल में अपने बेसिकली टी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, टी का वैल्यू, तो मेरे ख्याल से फंक्शन होता है TINV। आई एम ट्राइंग, TINV का फंक्शन है ना, यस, TINV, और टू टेल भी है, ये रहा, ये मेरे को लग रहा है ये वाला क्लिक होगा। अब वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू अपने को 0.1 चाहिए, 0.1, 0.1। The position of my this thing is very bad. 1 second. नहीं, वो नहीं आया उससे। तो अगर एक्सेल से करेंगे तो भी हो जाना चाहिए। एक टी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर उससे तो प्रोबेबिलिटी आएगा। Returns the left-tailed inverse of student's t distribution. Returns the right-tailed student's t distribution. X degree of freedom cumulative. Anyways, मैं कोई और दिन शो कर दूंगा. This could have also been done on Excel. ठीक है ना?
तो क्या वर्जन है, कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। TINV से निकल जाता है, ठीक है, यू मे ट्राई लेटर। और कोई जिनको आता भी होगा शायद वो लिख भी दिया होगा उसके अंदर, तो एक्सेल से भी निकल जाता है। ओके, सो 7 पॉइंट लोअर लिमिट अपर लिमिट बताइएगा। लोअर लिमिट आ रहा है 4.74, अपर लिमिट आ रहा है 10.98। ओके, शुभम बोल रहा है वही सही था, ठीक है, नो इश्यूज, मेरे से ठीक से पुट नहीं किया होगा, वी कांट वेस्ट टाइम। 4.74, 10.98, ठीक है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है, यानी इसके नीचे हुआ अगर 4.74 के नीचे तो मार्केट इनएफिशिएंट है, 10.98 के ऊपर हुआ तो इनएफिशिएंट। अपना आर क्या था, अपना आर 7 था, अपना आर क्या था 7, तो आर इक्वल टू 7 लाइज बिटवीन एल एंड यू, आर इक्वल टू 7 लाइज बिटवीन एल एंड यू। विपुल बोल रहा है TINV से आ रहा है, गुड, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, TINV से वो आ जाता है, 0.1 पुट करेंगे ना, 0.1 तो उससे आ जाता है, नो इश्यूज। अभी आगे बढ़े, तो सिंस आर लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, प्रशांत बोल रहा है वाई वी सी इन टी टेबल, तो कोई जो ग्राफ है वो ग्राफ का एक सर्टेन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, तो टेबल से नहीं देखेंगे तो एक्सेल शीट से देखेंगे, खुद से कैसे निकाल लेंगे। ये जो ग्राफ है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, इस ग्राफ में ये 5% है, ये 5% और ये 5% है, तो इस पर टी का वैल्यू क्या है वो अपने कैसे निकाल लेंगे टेबल से देखे बिना। लॉग का वैल्यू तुम टेबल के बिना कैसे निकाल लोगे, ठीक है, सब हम लोग डर्टी पावर कर लेंगे, इसका कोई डर्टी पावर नहीं होता है। एनीवेज चलो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। सो ये अपना निकला, तो मार्केट इज एफिशिएंट, तो ये वाला सम भी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, मार्केट इज एफिशिएंट, तो अगर रन्स टेस्ट का सम आता है और अनफॉर्चुनेटली कोई रॉन्ग करके आता है, सर मैंने केवल n गलती कर दिया, सर मैंने केवल मीन गलती निकाल दिया, यू नो इनका जितना ये लोग कर दे, ठीक है। तो किसी ने अपना फोटो भेजा है कि 1.77 आ रहा है, दैट्स गुड, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो ट्राई, TINV से वो आ जाता है। तो दिस इज हाउ रन्स टेस्ट इज परफॉर्म्ड, रन्स टेस्ट। अब मैं एक दूसरा टेस्ट बोल रहा था, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, ये नया है। रन्स टेस्ट हो सकता है मेरे को कराना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना, बिकॉज रन्स टेस्ट मैं क्लास में करा चुका हूं एंड दिस इज चैलेंजर सीरीज गोइंग ऑन, तो रन्स टेस्ट आई शुड नॉट हैव डन, बट ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट जो है ना, वो बाई चांस आ गया तो सुन लो, उसको 2 पीरियड दिया रहेगा, एक पीरियड 1, सुन लो, एक पीरियड 2, ध्यान से सुनो, नया चीज है, पीरियड 1 पीरियड 2। तो पीरियड 1 में शेयर का दाम दिया हुआ है, सपोज शेयर का दाम दिया 560, 570, 590, 588, 598, ऐसे करके दाम दिया हुआ है। पीरियड 2 में शेयर का दाम दिया हुआ है 609, 607, 617, 600, 640, ऐसे करके दाम दिया हुआ है। अपने क्या करते हैं, अपने चेंज निकालते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, -2, 10, इसका चेंज निकालते हैं, -2, 10, -17, 40 रुपया। ये जो चेंज है इसको x बोलते हैं, ये चेंज को y बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कितना इजी है। आपको 2 पीरियड दिया हुआ है और 2 पीरियड में आपको शेयर का दाम दिया हुआ है, तो आप दोनों पीरियड में चेंज निकालोगे। फर्स्ट पीरियड में चेंज क्या है, सेकेंड पीरियड में चेंज क्या है, ठीक है। और ये x और y के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कोरिलेशन है तो इसका मतलब आप पीरियड 1 में अगर दाम बढ़ा तो आप बता सकते हो पीरियड 2 में ये होगा, तो फिर तो पिछला देख के अपने आगे का बता पाएंगे ना। जो लास्ट बजट में हुआ था यार, इस बजट में, ओ लास्ट बजट में ये हुआ था, पक्का दाम बढ़ेगा, अब तो मार्केट इनएफिशिएंट हो गया। तो बजट 1 बजट 2 के पीरियड चेंजेस में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, कोरिलेशन शुड बी 0, ओके, कोरिलेशन शुड बी व्हाट, 0, कोरिलेशन 0 आना चाहिए। अब 0 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो मान लीजिए कोरिलेशन -0.2 से लेके 0.2 के भीतर आना चाहिए, तब 0 मान लेंगे। अगर कोरिलेशन -0.2 से लेके 0.2 के भीतर आता है तो मार्केट एफिशिएंट है, बट उसके बाहर आता है तो मार्केट इनएफिशिएंट है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, 2 पीरियड के प्राइस के बीच में कोरिलेशन नहीं निकालना है, 2 पीरियड्स के चेंज इन प्राइस के बीच में कोरिलेशन निकालना है। चेंज इन प्राइस के बीच में कोरिलेशन हार्ड नहीं है, पर किया हुआ नहीं है। इट इज नॉट हार्ड, इट इज वेरी इजी,
पर आपको पता तो होना पड़ेगा ना इजी करने के लिए। इसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। तो ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट का मैं यहां पे सम ले रखा हूं, देख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 7, यू कैन मार्क इट एज डिफरेंट। तो आज के क्लास में एपीटी का 2 सम किए जिसमें कुछ डिफरेंट नहीं था, फिर रंस टेस्ट का एक सम किए, टाइम पास, फिर जाके ये वाला सम करे। पहला डिफरेंट चीज कर रहे हैं, और वो भी मैं कुछ कुछ बैचेस में 2018 या 19 के बिगनिंग में कराया भी रखा हूँ ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, पर सारे बैच में नहीं करा रखा। अब जो नहीं करा रखा ना, वो स्टूडेंट बोले सर क्यों नहीं कराए हमारे बैच में। प्रॉब्लम ये है कि जब ज़्यादा ही करा देते हैं ना, तो बच्चा बाद में क्रिटिसाइज भी करता है कि यार अपने आप को बहुत ज़्यादा आता है, ज्ञान देता रहता है। ठीक है, तो इट्स गुड दैट चैलेंजेस सीरीज के अंदर बता रहे हैं, जैसे जिसका मन है भाई करो, जिसका नहीं मन है मत करो। ओके, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। तो रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक ड्यूरिंग जनवरी 2000 एंड जनवरी 2001 based on the above table. Test for the weak form of market efficiency using auto correlations test and comment on the result. तो चलिए x निकालते हैं। x निकाल रहा हूं, x क्या आ रहा है, यहां पे आया 3 0 6 0 2 1 -1 3। आई होप यूर ओके, कुछ भी नहीं किया है। चेंज इन प्राइस निकाला है, y निकाल रहा हूं, सॉरी, -8 -20 -12 -44 आ रहा है क्या ये, हाँ, ऐसे करके y निकाल लिए, अपने y निकाल लिए। अब x और y के बीच में कोरिलेशन निकालना है। तो x और y के बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए क्या कॉलम बनाते हैं, प्लीज हेल्प कीजिए ना। x और y का कोरिलेशन निकालना है तो कॉलम्स क्या क्या बनाएं, कॉमा कॉमा दे के बताते जाइएगा, या कॉपी में लिख के कॉलम फोटो खींच के बताइएगा। x और y है उसके बीच में कोरिलेशन निकालना है तो क्या कॉलम बनाएंगे। ठीक है, x और y के बीच में कोरिलेशन निकालना है तो क्या कॉलम बनाएंगे, आप लोग सबको पता है, प्लीज वेट कर रहा हूं, आप कॉलम बताइएगा। आप कॉपी में कॉलम बना के भी फोटो खींच के दे सकते हैं। अभी जो फोटो सामने आई हुई है वो x और y के वैल्यूज की आई हुई है। ओके, शुभम ने दिया है। वैसे ही सारे कॉलम्स का फोटो पूछ रहा हूं, कैलकुलेट किया हुआ नहीं, केवल कॉलम का हेडिंग चलेगा। यस, प्लीज वेट कर रहा हूं। x और y का कॉलम से उसके बाद क्या क्या कॉलम बनाएंगे कोरिलेशन निकालने के लिए। यह सही है, ठीक है। एक्स वाई के बाद टोटल करेंगे तो डिवाइड बाय n करने से x बार y बार आ जाएगा, फिर x माइनस एक्स बार, फिर y माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, फिर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये सारे कॉलम बनेंगे। जो लास्ट कॉलम का टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय n करेंगे तो कोवेरिएंस आ जाएगा। इस कॉलम का टोटल को डिवाइड बाय n करके स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा x आ जाएगा। इस कॉलम का टोटल को डिवाइड बाय n करके स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा y आ जाएगा, है ना। तो कोरिलेशन क्या हो गया, cov xy डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y। cov xy डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y, सही है ना। cov xy डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y। इट्स नथिंग ग्रेट। अगर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का मतलब पता है कि सर 2 पीरियड्स है, दोनों के दाम का चेंजेस निकाल के उसका कोरिलेशन निकाला, प्राइस का कोरिलेशन नहीं, चेंजेस का। ठीक है, और 0 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ये तो अपने निकालने बैठेंगे नहीं। देखिए यहां पे दिया हुआ है जैन 2000 जैन 2001, उसका प्राइस का चेंजेस दिया हुआ, सीधा एक्स और वाई निकाल के जो मैं निकाल रहा था। उसके बाद कॉलम बनाया, कॉलम बना के अकॉर्डिंगली लास्ट कॉलम 151/8 कोवेरिएंस आ गया,
सिग्मा स्क्वायर एक्स सिग्मा स्क्वायर वाई, एस डी लेने चाहिए था, तो एस डी आया 2.11 26.7, 0.34 कोरिलेशन है, तो 0.34 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों पीरियड के दाम में कोरिलेशन है, इसका मतलब मार्केट इनएफिशिएंट है, मार्केट इज इनएफिशिएंट, मार्केट इज इनएफिशिएंट। ओके, मार्केट इज इनएफिशिएंट। ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, ठीक है, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, सबसे भयंकर सम, सबसे दर्दनाक सम, सबसे बेकार सम, सबसे वाहियात सम जो था पोर्टफोलियो में, वो अपना सी स्टार का था। याद है सी स्टार का, जिसमें पहले अपने एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो के हिसाब से रैंक देते हैं स्टॉक्स को, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो के अनुसार अपने स्टॉक्स को रैंक देते हैं। स्टॉक्स दिए रहेंगे ABCDE, उनमें से बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है, शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। 5 स्टॉक दिया हुआ है, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना है, तो अपने पहले सारे स्टॉक्स को रैंक देते हैं एज पर ट्रेनर रेशियो, और देने के बाद उन स्टॉक्स को रैंक के अनुसार अरेंज करते हैं और उनका कट ऑफ निकालना है। तो कट ऑफ जो उसका CI निकालते हैं, CI बाई चांस कोई को फॉर्मूला याद हो, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ डिवाइड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ, याद आ रहा होगा, कुछ 1 कुछ 2, यस, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ डिवाइड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ। काफी टाइम हो गया ये सम आए हुए, बहुत डर लग रहा है सीरियसली, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों ही बहुत डर लग रहा है, ये सम आएगा तो क्या होगा, की हॉबे बंगाली बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इन दैट केस जो कुछ 2 है उसका फॉर्मूला इजी था, उसका फॉर्मूला था बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, और जो कुछ 1 है उसका फॉर्मूला था एक्सेस रिटर्न इनटू बीटा डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक्सेस रिटर्न इनटू बीटा डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। सर आप तो बहुत फास्ट और मैकेनिकल बोल रहे हैं, टॉपिक मैकेनिकल था और यहाँ तो मैं केवल बोल के निकल रहा हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट जो पोर्टफोलियो किया ही नहीं है और देख रहा है, देखते यार संजय सराफ कैसे पढ़ाता है, दिस इज नॉट द वे आई टीच, दिस इज एक्सेप्शनल टीचिंग फॉर 1 or 2 टॉपिक्स दैट हैव नो सर पैर, ठीक है। तो इफ यू आर जजिंग मी दैट वे, दैट्स अ रॉन्ग जजमेंट। पोर्टफोलियो क्लास चैलेंजर सीरीज उसी को करनी चाहिए जो पोर्टफोलियो करके बैठा है, वरना भाई मत करो, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू इफ सच स्टफ इज देयर इन द एग्जाम। मैक्सिमम सी स्टार क्या होता है, मैक्सिमम CI, मैक्सिमम CI ये सी स्टार होता है। इसके लिए कॉलम क्या क्या बनता है, स्टॉक्स इन ऑर्डर ऑफ रैंक, उसके बाद एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, उसके बाद कुछ 2 बीटा स्क्वायर बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, फिर मजा आता है दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ 1 आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करने से वो कुछ 1 आ जाता है, यहाँ टाइम बचता है। ओके, 2 into 3 ये शॉर्टकट था। फिर क्यूमुलेटिव बीटा स्क्वायर बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, फिर क्यूमुलेटिव इसका, फिर निकालते हैं अपने CI। घोर मेहनत होता है, रॉन्ग होने का स्कोप है। अगर किसी स्टूडेंट ने कभी जिंदगी में सी स्टार का सम लिख के नहीं किया है और वो सोचता है कि वो एग्जाम में करेक्ट कर पाएगा, तो करेक्ट नहीं कर पाएगा, गारंटी है, गारंटी। तुम कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर दोगे। पहले तो तुमको पर्ची लेके जाना पड़ेगा पॉकेट में, फिर पर्ची बाथरूम में देख के आओगे और बीच में ही वो अचानक से माइंड से गायब हो जाएगा, समझा। तो पर्ची लेके जाने से होगा नहीं, यू हैव टू लर्न द सम एंड लर्न द फॉर्मूला एंड गो, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट वंस और ट्वाइस। 10 नंबर, इट कैन बी अ चेंजर इन योर एग्जाम बिटवीन passing that term or not passing that term, between getting a rank or not getting a rank. Okay, so it may be that important. So there are certain things which are very very bad in CA final, which are very bad, pathetic, but they just have to be done. CA में कोई का भी रैंक केवल कंसेप्ट के बेसिस पे नहीं आता है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और एट द सेम टाइम प्रैक्टिस के बेसिस पे। दोनों का ही अपना अपना रोल है,
ठीक है। हाँ, जो बंदा कंसेप्चुअल है उसको प्रैक्टिस थोड़ा कम करना पड़ता है, मन में रफ में भी प्रैक्टिस करने से काम चल जाता है, पर एक दो बार तो इतनी दयनीय चीजें लिख लिख के करनी पड़ती है ना, ठीक है ना। ओके, तो ये सी स्टार का सम था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सी स्टार का दे रखा है। आप अगर मेरे माइंड में देखोगे ना, यार सर ट्राई क्या कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड सर ट्राई ये कर रहे हैं कि जो भी सम्स कमती कराए हुए हैं क्लास में, जो सम्स कमती कराए हुए हैं क्लास में, वो सम्स को सर ने वापस से दे दिया है, जिससे कि अपना छूट नहीं जाए, अपने उनको वापस से एक बार ट्राई कर ले, ठीक है। तो सर ये तो आप गेम खेल रहे हैं हम लोग के साथ, एकदम गेम खेल रहे हैं। अगर गेम खेल के वी आर एबल टू इंश्योर दैट वी आर मोर सेफर, ओके, वी हैव लेसर रिस्क इन्वॉल्व, आई हैव वन द बैटल, ठीक है। तो इन दैट केस कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो यूजिंग शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, दिस द सम। इस सम में ये बताइए, अपने को चाहिए था आर आई, नहीं दिया हुआ है, अपने को चाहिए था बीटा, नहीं दिया हुआ है, अपने को अनसिस्टमैटिक रिस्क चाहिए था, दिया हुआ है। तो स्टॉक का 3 चीज चाहिए, आर आई, बीटा और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है, आर आई और बीटा नहीं दिया हुआ है। तो महिरा बोल रही है कि सर सी स्टार को तो आप पोर्टफोलियो लॉकडाउन में रिवीजन में बहुत अच्छे से करवाए थे, करवाए होंगे, मेरे को तो याद भी नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आपने बताया। तो यानी कि मैंने वहां पे भी अपने आप को हेज किया था, जो रिवीजन क्लासेस है। यस, मैंने उल्टा ही चालू किया है पोर्टफोलियो चैप्टर को पीछे से, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एडवाइज। हर चैप्टर को पीछे से रिवीजन करना चाहिए एसएफए में, जितने चैप्टर्स हैं, सामने से नहीं, क्योंकि सामने का पोर्शन अपने आप याद हो जाएगा, पीछे का पोर्शन गड़बड़ होगा। हर चैप्टर में डेरिवेटिव, आरएम, आईआरएम, एवरी टॉपिक, फॉरेक्स, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंड। यस, बताइए बीटा कैसे निकलेगा, एनीबडी? आरएफ दिया हुआ है 7%, आरएम दिया हुआ है 12%, वेरिएंस ऑफ मार्केट 25% इज स्क्वायर। बीटा कैसे निकलेगा? बीटा कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया, आप लोग को पता है। आशी बोल रही है 3 क्लासेस वहां रिवीजन की आपने ली थी, ठीक है, तीनों क्लासेस यूट्यूब पे, वो 3 क्लास मिला दें और ये वाला क्लास मिला दें, मतलब पोर्टफोलियो को उठा दिए, कुछ बचा नहीं है पोर्टफोलियो में। बताइए प्लीज बीटा कैसे निकलेगा? तो हर्षिता ने सजेशन दिया है, सर सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेते हैं। बीटा कैसे निकलेगा? तो बीटा निकलेगा टोटल रिस्क माइनस अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, और सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? बीटा स्क्वायर है वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट 25 दिया हुआ है, यानी कि पहले वाले का बोले तो 75 माइनस 45 डिवाइड बाय 25, ये बीटा स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? देखो एक बार बुद्धि लगाओ। भेल का बीटा 75 माइनस 45 बाई 25 पूरे का स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है कि एक बार दिमाग लगाओ, 2 मिनट दिमाग लगाओ। 75 माइनस 45 जो आया डिवाइड बाई 25 पूरे का स्क्वायर रूट। एक बार प्लीज दिमाग लगाइए। टोटल रिस्क में से अनसिस्टमैटिक लेस किया तो सिस्टमैटिक आया, उसको वेरिएंस ऑफ मार्केट से डिवाइड किया तो बीटा स्क्वायर आया, उसका स्क्वायर रूट लिया। थिंक अबाउट इट प्लीज, आई यू ओके विद दिस? टोटल रिस्क 75, अनसिस्टमैटिक 45 लेस किया तो सिस्टमैटिक आया, और सिस्टमैटिक क्या होता है? बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट से डिवाइड किया 25 तो बीटा स्क्वायर आया, उसका स्क्वायर रूट लिया। आर यू ओके विद दिस? नेक्स्ट वाले का होगा 40 माइनस 15 डिवाइड बाई 25 पूरे का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वाले का होगा 42 माइनस 14 डिवाइड बाय 25 पूरे का स्क्वायर रूट। आई होप अब रिदम आ रहा होगा। बीटा इस प्रकार से निकलेगा, टोटल रिस्क में से अनसिस्टमैटिक गया, बचा सिस्टमैटिक, उसको डिवाइड किया वेरिएंस ऑफ मार्केट से तो बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से बीटा निकल जाएगा। ये स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट का जो फॉर्मूला वही लगाया है, सिस्टमैटिक निकालने के बाद वेरिएंस ऑफ मार्केट से डिवाइड किए तो बीटा स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर रूट लिए। करेक्ट है? तो बीटा निकल जाएगा। अब रिटर्न कैसे निकलेगा? अब रिटर्न कैसे निकलेगा?
तो कोई बच्चे ने बोला सर SML से निकलेगा, पर सब में अल्फा दिया हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इन्होंने रिटर्न वैसे निकाला है, रिटर्न इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कोई कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन बताएगा क्या? कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन क्या था, कोई बताएगा प्लीज? कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन नहीं, CAPM से नहीं निकाला इन्होंने। ऑल्दो आर्ग्यूमेंट वाइज मैं मानता हूं कि CAPM से निकाल के अल्फा ऐड करके भी तो ER आ जाता। CAPM से अल्फा ऐड करके भी ER आ जाता, माने RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा प्लस अल्फा, उससे भी ER आ जाता। आई अग्री टू इट, बट इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लाइन से निकाला है। ये ध्यान करने की बात है, यानी नॉलेज वाइज कोई बोल रहा है CAPM में अल्फा ऐड करना, आई अग्री टू इट, आई अग्री टू इट, बट दे हैव नॉट डन इट दैट वे। यस, इक्वेशन आया y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सही बोला। अल्फा प्लस बीटा RM इस इक्वेशन से निकाला है। तो कोई भी बाद में आर्ग्यू करता है कि सर हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते थे, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, वो जो आया प्लस अल्फा, आई अग्री टू इट, पर उससे अलग आंसर आएगा। तो यहां पे ये मान लो कि यार बैठा के जा रहे हैं कि अगर अल्फा दिया हुआ है और C स्टार का सम आया, तो अपने रिटर्न निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा RM करेंगे। याद करने को बोल रहा हूं, याद करने को, आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं कि CAPM वाला क्यों रॉन्ग है, आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, मैं याद करने को बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा RM RI इक्वल टू, तो इससे रिटर्न निकलेगा। अब सम सेट हो गया, रिटर्न पता है, बीटा पता है, और आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क पता है, पूरा मेहनत से करना है। तो C स्टार आ जाएगा, तो सिलेक्टेड स्टॉक्स आया, फिर आपको वो स्टॉक को वेट्स देना है, ठीक है। वेट्स का भी गजब फॉर्मूला था, बीटा बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क बाहर में, और अंदर में ट्रेडर रेशियो माइनस C स्टार, ठीक है। खराब लग रहा होगा सुनने में, प्लीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इट्स डन दैट वे। इनफैक्ट मैंने सॉल्यूशन वेरीफाई भी नहीं किया है, सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है। आप लोग ही जब करोगे तो बताओगे कि सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। मैंने वेरीफाई नहीं किया है। प्रियंका बता दूंगा, पर एक्चुअली क्या है ना, मेरे बताने से भी क्या हो जाएगा, बिकॉज इतनी गंदी चीज़ है, वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में C स्टार आएगा, उसके ऊपर की सारे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको वेट्स देंगे, वेट्स का फॉर्मूला था वो करना पड़ेगा ही। मैंने मेरे बताने से कुछ हेल्प नहीं होने वाला है इसमें। तो सर आप ये दिए क्यों है? ये दिए इसलिए कि इसके टेंशन से आप कॉपी खोल के देखो और उसको फिर से करो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे ना यहाँ पे, आशी वगैरह, वो लोग बोल रहे थे कि मैंने शायद जो लॉकडाउन के टाइम पे रिवीजन क्लास ली थी, पोर्टफोलियो की 3 क्लास, उसके अंदर C स्टार का सम और प्रॉपरली कराया था। तो और बढ़िया है, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, देखो इस क्लास का पर्पस रिवीजन नहीं है, मेरे को परहैप्स ये सम लेना ही नहीं चाहिए था। गार्गी बोल रही है यूज एक्सेल। एक्सेल क्यों यूज करेंगे यार, एक्सेल एग्जाम में थोड़ी होगा, मेहनत करना पड़ेगा ना। चलिए, हाँ बोला सही, वहाँ पे सम आपने रिवीजन के टाइम पे कैल्सी में करवाया था हमसे, तो बात ही नहीं है। रिवीजन क्लास वाला जो वीडियो है यूट्यूब पे, कोई बोलेगा ना क्लास तो नहीं है अब कैसे रिवाइज करें, तो रिवीजन क्लास वाला वीडियो कर लो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने टोटल 5 सम किए हैं। APT के 2 सम्स, रन्स टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट और C स्टार, ये अपने किया है। एंड सीरियसली स्पीकिंग बोरिंग लग रहा है, बिकॉज सारे बोरिंग पार्ट किए हैं। केवल फर्स्ट वाला सम जो किया था ना APT का, मेरे को तो वही बढ़िया लगा, बाकी पूरा का पूरा चीज़ मेरे को बोरिंग लगा। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, बट बोरिंग है तो क्या हुआ, स्कोरिंग तो है ना, आएगा तो कराना भी जरूरी था। तो आई थिंक विल डू इट इन 2 पार्ट्स। आज का अपने यहाँ पे एंड करेंगे, टुडे का क्लास विल एंड ओवर हियर, ठीक है। और एक और सेशन करेंगे जिसपे कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अदरवाइज मेरे को अगर बोरिंग लगता है तो आई डोंट थिंक दैट आई वांट टू कंटिन्यू द सेम, ठीक है ना। तो वी विल डू अनदर क्लास ऑफ पोर्टफोलियो चैलेंजेस सीरीज टू कंप्लीट द रिमेनिंग टॉपिक्स। बाय दैट टाइम यू कैन सी वेदर C स्टार का सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। और आज शाम को शायद मैंने एक रिकॉर्डिंग किया है 10-15 मिनट का, एग्जैक्टली आपको कैसे रिवाइज करना है नवंबर के एग्जाम के लिए। ओके, 2.5 महीने में कैसे पढ़ना है उसका एग्जैक्ट गाइडेंस दिया है। अगर आप उसको फॉलो करो, राइटअप भी लिखा हुआ है, वीडियो भी लिखा हुआ है। वीडियो का मन नहीं हो तो राइटअप डाउनलोड करके राइटअप पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो गाइडेंस आपको बहुत सूट करेगा, ठीक है। चलिए, सो इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई हैव नॉट शोड मेनी साइड्स ऑफ माइंड इन क्लास। ओके, मतलब होता है ना कि आदमी के पर्सनैलिटी का बहुत सारा व्यक्तित्व है, नहीं दिखता है। सो
just because we are perhaps meeting after so many days or so many years, I would like to explain that I have a tremendous sense of patriotism, okay? And I have complete faith in the future of our country. Okay, it is marching towards in the correct direction. The type of leadership we have, the type of policies that we are having, okay, the type of exuberance that is there in our country that cannot be found in most of the countries, believe me. Okay, we had certain wrong policies and principles adopted from the British education system, okay, where we were just taught how to become a clerk to serve the majesty. Okay, but now things are shaping up. People are understanding the importance of creativity. People are also understanding the importance of being joyful while they do their work. It's not like over stress करके ही अपने life में best achieve कर सकते हैं. If you are working but at the same time enjoying, being joyful all the time and loving your country like anything, it can achieve a hell lot of things. I'm sure with the blessings of Almighty God and with all your effort and my effort and our everything, we will be a superpower in 2050. Okay? तो जल्दी तो नहीं, बट 2050 में शायद अपने वापस से वहाँ पहुँच पाएंगे. इस आशा के साथ आप लोग सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. वी लव आवर कंट्री एंड वी रियली will put in our level best, not only for our personal benefit, but also to make our country proud of us. Thank you.